आज इंशाल्लाह हम दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, डिकमैन कंडेंसेशन एंड नोवेंजियल कंडेंसेशन। आपका डिकमैन कंडेंसेशन जो है वो आपका पार्ट है उसका क्लेजियन कंडेंसेशन का ही। क्लेजियन कंडेंसेशन जब इंट्रामोलिक्यूलर हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं डिकमैन कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन में क्या होगा कि जो डाई एस्टर्स हैं वो इंटरनली ही न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेंगे और जिस तरह से हमने एल्डोल कंडेंसेशन की साइक्लाइजेशन पढ़ी थी उसी तरह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी और आपके पास साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसी तरह से फर्स्ट स्टेप में बेस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, देन वो न्यूक्लियोफाइल उसी मॉलिक्यूल में मौजूद दूसरे कार्बन और कार्बन पे अटैक करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा और एंड पे जो है वो हाइड्रोजन आयन वो लेके तो उसका अपना जो है वो बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा। ये उसका जनरल रिएक्शन और मैकेनिज्म दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में जो है वो आपके पास बेस अटैक करता है उसके अल्फा हाइड्रोजन पे, वहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन द कार्बोनाइल कार्बन और वहां से आपके पास जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये अपना कार्बोनाइल ग्रुप रीजनरेट करेगा तो जो ओ आर उसके साथ अटैच है उसको रिमूव करेगा, एल्कोक्साइड आयन रिलीज होगा। ये एल्कोक्साइड आयन जो रिलीज होता है ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके ROH बना देता है, अल्कोहलिक ग्रुप बना देता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होती है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप रिलीज होता है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो आपके पास जो साइक्लिक कीटोन्स बनेंगे और उसके साथ सब्स्टिट्यूशन में एस्टर ग्रुप लगा हुआ होगा। अब इसमें जो बेस मोस्टली हम यूज करते हैं सोडियम एथोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी बुटाक्साइड, सोडियम अमाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सारे वही बेसिस जो हम प्रीवियस एल्डोल कंडेंसेशन में यूज कर रहे थे या क्लेशन में यूज कर रहे थे, वो सारे बेसिस हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इन डिकमैन कंडेंसेशन। अब इधर इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस में भी आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास साइक्लाइजेशन ऑफ डाई एस्टर्स। अगर हमारे पास दोनों एंड्स पे एस्टर ग्रुप मौजूद है तो उसमें हमारे पास जब साइक्लाइजेशन होगी तो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल में हमारे पास है डाई इथाइल एडिपेट। इसकी जब साइक्लाइजेशन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 2 कार्बो इथॉक्सी साइक्लोपेंटानोन, साथ में उसके अल्कोहल मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसी तरह से आपके पास डाइथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन डाइओएट है। यहाँ पे भी आपके पास दोनों साइड पे एस्टर ग्रुप है, उसकी भी साइक्लाइजेशन से आपके पास यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंपाउंड थोड़ा सा जो है वो बड़ा है। यहाँ पे सेंटर में दोनों कार्बोनाइल कार्बन के सेंटर में आपके पास 5 कार्बन थे, लेकिन जो पहले वाला डाई एडिपेट था उसमें आपके पास 4 कार्बन थे। तो यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर रिंग बन रहा है। साइक्लाइजेशन में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग ही बनते हैं क्योंकि 4 मेंबर या 3 मेंबर रिंग ड्यू टू रिंग स्ट्रेन को ज्यादा फेवरेबल नहीं होते, इस वजह से वो नहीं बनते। अब यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर में कि एक सल्फर ग्रुप मौजूद है, तो वो उसी तरह से साइक्लाइज होके आपके पास जो है वो कीटोन बनाएगा अलोंग विद सल्फर जो कि उसका रिंग का पार्ट होगा। इसी तरह से साइक्लाइजेशन इनमें हो सकती है अलोंग विद नॉर्मल क्लेजियन कंडेंसेशन। अब यहाँ पे आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक जो है वो दोनों ही आपके पास डाई एस्टर्स हैं। पहले
उनकी साइक्लाइजेशन होके आपके पास जो है वो इस तरह का एक डाइकीटोन साइक्लिक डाइकीटोन प्रोडक्ट आपके पास बनेगा अलोंग विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। इनके मैकेनिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चूंकि सेम वही मैकेनिज्म है तो ये बहुत इजीली सारे हो जाएंगे। ठीक है, यस मैम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है साइक्लिक डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन उसमें एक कीटो ग्रुप है और दूसरी साइड पे एस्टर ग्रुप है। तो जिस तरह से हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हो सकते हैं, उसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं। इसमें आपके पास एक साइड पे एस्टर ग्रुप है और एक साइड पे कीटो ग्रुप है, क्योंकि क्रॉस्ड क्लेजियन कंडेंसेशन में हमने कहा था कि एस्टर जो है इट कैन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन। तो क्रॉस्ड क्लेजियन कंडेंसेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि एक साइड उसकी जो है वो एस्टेरिक ग्रुप है उसमें और एक साइड पे उसके पास कीटो ग्रुप है। सेम उसी मैकेनिज्म से यहाँ पे भी साइक्लाइजेशन होगी और आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे वाला कंपाउंड है सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है वो आपकी ये एक्सटर्नल कार्बन पे हो रहा है, क्योंकि सेंटर में आपके पास 3 कार्बन हैं, उसके बाद कार्बोनाइल कार्बन है, देन आपके पास एक मिथाइल कार्बन है, तो वहां से आपके पास 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है और आपके पास जो है वो डाइकीटोन साइक्लिक डाइकीटोन बन रहे हैं। अभी जो साइक्लाइजेशन डिकमेंट कंडेंसेशन है या जो इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें के उनकी फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास 5 या 6 मेंबर रिंग जनरेट होता है थ्रू इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन या डिकमेंट कंडेंसेशन। तो ये डिफरेंट एग्जांपल उसकी दी हुई है। ये सारे रिएक्शन जो है नेचुरल प्रोडक्ट चूंकि जब भी बनती हैं उसकी सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो हम प्लांट बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि प्लांट्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स या मेन ऑर्गेनिज्म जो कि दे जस्ट ब्रेक डाउन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और उनकी फर्दर जो है वो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। प्लांट में मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपके पास जो है वो फॉर्मेशन भी हो रही होती है, इस वजह से बायोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में ही होती है मोस्टली। तो उसमें प्लांट्स में या फंजाई में या डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ पार्टिसिपेट करते हैं बायोसिंथेसिस में। तो जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्टेरॉइड्स या टर्पीन्स आते हैं, वहां पे 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग बन रहा होता है, तो समटाइम वहां पे उनकी साइक्लाइजेशन के फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ पे एक ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो 2 बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये एक्चुअली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके साथ फर्दर कुछ ना कुछ अटैच है, हो सकता है यहाँ पे 2 रिंग्स अटैच हो सकता है, कोई 2 लॉन्ग चेन्स यहाँ पे अटैच हो, तो फर्दर यहाँ पे कुछ अटैच है, बट उसके एक एंड पे यहाँ पे इस साइड पे जो है वो हमारे पास हो रही है इंट्रामोलिकुलर क्लेजियन कंडेंसेशन, जिसकी वजह से एक न्यू रिंग वहां पे डेवलप होगा। हमारे पास डिफरेंट ये स्टीरोल का जो है वो स्ट्रक्चर है, स्टीरॉइड्स है डिफरेंट, जो लास्ट वाला है उसमें भी हमारे पास इसी तरह से साइक्लाइजेशन से नया रिंग जनरेट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। अब जो हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनी हैं उनकी अगर हम जिस तरह से हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में कहा था कि अगर हम उनकी एसिडिफिकेशन और उनकी डीकार्बोक्सिलेशन करवा दें तो हमारे पास कीटोन्स बन जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे पास बन रहे हैं वो एक्टिव साइक्लिक कंपाउंड है बट दे आर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो यहाँ पे जो एक आपका एस्टर ग्रुप लगा हुआ है एक एंड पे, वो बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज होके और डीकार्बोक्सिलेट होके वो रिमूव हो सकता है और आपके पास
साइक्लिक कीटोन्स जनरेट हो सकते हैं। साइक्लिक कीटोन्स की प्रिपरेशन हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में पढ़ी थी, याद है? कीटोन्स की हमने वहां पे डिस्कस की थी कि वहां पे कीटोन्स किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं, याद है या नहीं? यस मैम, याद ठीक है, अच्छी बात है अगर याद है तो ये एक्चुअली जो डिकमैन कंडेंसेशन है, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ क्लेजियन कंडेंसेशन, क्योंकि जो उसी की एडवांसमेंट है, उसी की इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। उसके बाद हमारे पास है नवेंजियल कंडेंसेशन। अब ये जो कंडेंसेशन है, ये होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, लेकिन जो दूसरा होता है हमारे पास वो होता है कोई भी हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, जैसे मेलोनिक एस्टर है। ये लाजमी नहीं कि सिर्फ मेलोनिक एस्टर ही होगा, उसके कोई डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। जितने हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स डिस्कस किए थे उनको हम एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी कहते हैं। वो सारे के सारे आपके यहाँ पे नवेंजियल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं व्हेन दे विल रिएक्ट विद एन एल्डिहाइड और कीटोन which is devoid of alpha hydrogen, which don't have any alpha hydrogen, तो वहां पे आपके पास जो है वो नवेंजियल कंडेंसेशन होगी। अब यहाँ पे जो हम बेस यूज करते हैं, मोस्टली हमारा पाइपेरिडीन बेस होता है जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, या आपके पास अमोनिया भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और अमोनिया के डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो हैं, अल्काइल डेरिवेटिव्स, वो भी हम एज ए बेस यहाँ पे यूज करते हैं। एक मिनट, अब यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल्स दी हुई है जो कि सेम ही प्रोडक्ट बना रही है। एक आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा आपके पास डाई एस्टर्स है। दोनों ही आपके पास एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, वो जब रिएक्ट करेंगे विद एल्डिहाइड और कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां पे आपके पास जो है जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा या एस्टर बनेगा। अब जो आपके पास एस्टर बना है उसकी इजीली आप हाइड्रोलिसिस और उसके एसिडिफिकेशन और डीकार्बोक्सिलेशन करवा के उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन ये जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप दो तरीके से अटेन कर सकते हो। या तो आप नवेंजियल कंडेंसेशन करा रहे हो डाई एस्टर की विद एल्डिहाइड और कीटोन, या आप उसकी करवा रहे हो विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और उसके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके उधर आपके पास डायरेक्टली वो आ जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आपके पास डाई एसिड्स हैं तो आपके पास जो है वो जो एस्टर बनेगा उसकी फर्दर आपको हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। ज्यादा तेज पढ़ा रही हूँ आज, सॉरी, मेरी स्पीड जो है मुझे उस पर कोशिश करती हूँ आहिस्ता पढ़ाऊँ। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दूं। मैम आप तो बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं, हम ही निकम्मे हैं। थैंक यू, लेकिन आप लोग निकम्मे नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मजा आता है मुझे आप लोगों को पढ़ा के। स्टूडेंट जब आगे से क्वेश्चन करता है और स्पेशली उन चीजों को डीपली आप लोग हैपनिंग इनसाइड दैट रिएक्शन, तो मुझे मजा आता है आप लोगों के रिएक्शंस देख के। अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मजा आता है, निकम्मे स्टूडेंट्स को पढ़ा के आप जो है ना वो थक जाते हैं। करवा रही हैं जी, इनके मैकेनिज्म हमने करने हैं, उससे सारे करने हैं। देखिए जनरल मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया है कि उसका इस तरह से होगा, ठीक है। तो उसकी जो एग्जांपल्स डिफरेंट मैंने आपको बताए हैं, उनकी जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको उनके मैकेनिज्म भी आप देख लो तो आप उसको एक दफा अपने हाथ से पेपर पे करके देख तरह से बना। जी मैम, ठीक है। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लास में कराना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं आपको जनरल मैकेनिज्म बता देती हूँ कि जनरल रिएक्शन जो है वो ये होगा।
तो सेम उसी मैकेनिज्म से जो है वो आप इजीली उसको करा सकते हो, ठीक है। यस मैम। मैम जी पता नहीं है हमारी अच्छी आदत है या बुरी आदत। मुझे एक बात याद आ गई, मैं बताने लगा था कि कल हमारी क्लास हो रही थी तो सर ने इस जुमले पे क्लास को एंड किया कि मुझे दीवारों को पढ़ाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल सही ये कहा वैसे मैंने इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बात बताई। क्योंकि जब भी आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता तो ये लगता है कि आप दीवारों को पढ़ा रहे हो या आप बोलते चले जा रहे हो, पता नहीं जो दूसरी साइड पे बैठे हैं वो सुन नहीं रहे। क्योंकि जब आप फिजिकल क्लास में पढ़ा रहे होते हो तो उसमें एटलीस्ट, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन तो जाहिर है फिर आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक तो टीचर ब्लैंक है ना, कि पता नहीं जो मैंने पढ़ाया है वो उनको समझ में भी आया या बस मैंने बोल दिया सारा, बस काम खत्म। यस मैम। तुम्हें समझ आ रही है तो हम सोचने में बड़ा टाइम लगा देते हैं बोलने से पहले। मैम ये- समझ आ बस थोड़ा टाइम लगता है समझने में, मतलब टेंशंस को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। स्टॉप करने में टाइम। उसको जो है वो आप लोग सारा थॉरोली एक दफा देख लिया करें, ताकि अगर कोई पॉइंट रह गया डिस्कस करने वाला या कोई मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आया तो उसको आप जो है वो कर लो। मैम जो बुक आपने रिकमेंड की थी उसमें ये सारे मैकेनिज्म्स बने हुए हैं? उसमें भी जनरल मैकेनिज्म दिया हुआ है, बाकी डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल्स में जो है वो कुछ के मैकेनिज्म दिए हैं, ऐसे मोस्टली एग्जांपल्स के मैकेनिज्म ही दी। मैम हम पास्ट पेपर्स वाले मतलब मैकेनिज्म कर लें, काफी नहीं होंगे, इतने सारे भूल जाएंगे हमें। बिल्कुल काफी होंगे अगर आप लोग पास्ट पेपर्स वाले कर लोगे तो। आपके पास पास्ट पेपर्स पहुंच गए। इसका वाला ऑर्गेनिक का पेपर कैसा था, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। आप लोगों के पास तो पहुंच ही गया होगा। मैम पेपर में ब्लंडर हो गया था, 2 क्वेश्चन ही आए थे पेपर में, एक यूवी से और एक 9 आने चाहिए। अच्छा, 9 5 आए थे, 7 आने चाहिए थे। 5 आए थे, 7 आने चाहिए थे। पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कितने करने होते हैं आपने? 5? मैम मे बी 5 कर लेते। 5 करने थे। मेन चॉइस नहीं आई थी पेपर में इस दफा। मैम चॉइस थी लेकिन बच्चों ने पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन स्किप किए हुए थे, उनमें से क्वेश्चन ही नहीं आया तो फिर वो जो थे वो क्वेश्चन नहीं पूरे हो रहे थे, फिर उनके लोगों ने चेंज कर दिया था बगैर नोटिफाई किए, तो फिर काफी इशू हो गया था इसका। बस ये इसी तरह से होता है, यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक चॉइस पे मत छोड़ें, एटलीस्ट उसको जो है वो जनरली एक दफा देख लें कि इस टॉपिक में होगा क्या, ताकि जो है खुदा ना खास्ता अगर पेपर में इस तरह का कोई मिसहैप हो जाए तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो एटलीस्ट। चलो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से आप एटलीस्ट 2 मार्क्स तो गेन कर सको। इसलिए मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप 2 चैप्टर जो है वो चॉइस पे छोड़ दें या 1 चैप्टर आप चॉइस पे छोड़ दें। थोड़ा बहुत उसको देख के जाएं फिर भी पेपर में। अगर आपका बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्लान नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा सा देख के जाएं, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आप लोग उसको कर लें सॉल्व। ठीक। नोवेंजियल कंडेंसेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये उसका जनरल जो है वो रिएक्शन है कि किस तरह से एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड रिएक्ट करेगा विद एल्डिहाइड और कीटोन, जिसपे के आपके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इन सारे रिएक्शन में बेसिकली आपको जो याद रखने वाली बात है वो यही होगी कि कौन सा रिएक्शन, क्योंकि ये सारे के सारे रिएक्शन मोस्टली वही हैं जिनमें के
कुछ ऐसे हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है और कुछ में नहीं, ठीक है। तो बेसिक चीज इसमें याद रखने वाली यही है आपके पास कि कौन से रिएक्शन जो है वो एक्टिव वो अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स के साथ हो रहे हैं और कौन से जो है वो अल्फा हाइड्रोजन के बगैर हो रहे हैं। इसके लिए आप एक जो काम ये कर सकते हो अपनी ईज के लिए, और वो आपको काफी हेल्पफुल भी होगा, कि एक जो है वो आप पेपर पे जो है वो एक फ्लो चार्ट बना लो या एक टेबल बना लो, ठीक है। उसमें सारे रिएक्शंस के नाम लिखो। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे सारे को, या साथ साथ आप ये कर सकते हो कि उस सारे रिएक्शंस के नाम लिखो आप उसमें, और उसके साथ उसके आगे लिखते जाओ कि ये जैसे नोएंजियल कंडेंसेशन है तो इसके दो रिएक्टेंट्स कौन से हैं, एल्डोल कंडेंसेशन है तो इसके दो रिएक्टेंट्स कौन से हैं। इससे आपको जो है वो रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। अगर आप इस तरह का एक चार्ट बना लेते हो, जब आपने पेपर में उसको रिवाइज करना है, जस्ट उस चार्ट को ओपन करो और हर एक की एक एक एग्जाम्पल लिख लो, और उसके बाद आप उसको जो है वो अपने नोट से या अपनी बुक से कंसल्ट करो, उसको उससे मैच कर लो कि मैंने जो रिएक्शन लिखा है वो ठीक है, वो इन्हीं कंडीशन पे हो रहा था, उसका यही मैकेनिज्म था या नहीं। तो इस तरह से आप अगर इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपना पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे, ये वाला चैप्टर पेपर का। इसको जो मैं ऐसे ये रिकमेंड करूंगी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में करके एक अच्छा सा चार्ट बना के अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगे, ताकि आपको उसकी रिवीजन करने में, जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करना है, जस्ट वो चार्ट उठाओ और उससे जो है अपना चैप्टर रिवाइज करें, बजाय इसके कि आप इतने सारे नोट्स और इतनी सारी बुक्स को जो है वो देखते रहो कि अच्छा ये वाला रिएक्शन कहाँ पे है, ये वाला रिएक्शन कहाँ पे। अब इसमें चूंकि जो नोएंजियल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है और दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो तो एज इलेक्ट्रोफाइल ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है वहां से हमारा बेस एक्टिव हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा या इनोलेट आयन हमारा जनरेट होगा। अब वो इनोलेट आयन हमारा सेकंड स्टेप में जो है वो अटैक करेगा ऑन आवर एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल, और आपका वहां पे उसकी एडिशन हो जाएगी। ये जिस तरह हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की एसाइलेशन या अल्काइलेशन पढ़ी थी, ये सेम उसी तरह से रिएक्शन आपका होगा। जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा अगेन उस बेस से, जिसने वही हाइड्रोजन जो कि पहले उसने अल्फा हाइड्रोजन से निकाला था, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके एज अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब आपके पास जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड था उसके पास एक जो एक्टिव मिथाइलिन कार्बन था उसके पास एक और हाइड्रोजन मौजूद है जो कि बहुत आसानी से बेस दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके उसको रिमूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब उसकी रिमूवल होगी तो वो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके रिएक्शन को रीस्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि एक एज ए हाइड्राइड आयन वो निकलेगा बेस के साथ, सॉरी एज हाइड्रोजन एच पॉजिटिव, और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट करके जाएगा और OH जो है वो उसमें रिमूव हो जाएगा। मीन टोटल अगर उसको हम टोटल देखें तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और जिसकी वजह से वहां पे आपके पास अनसैचुरेटेड कीटोन डाइकीटोन बन जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकीटोन या डाइएस्टर जो भी आपके पास स्टार्टिंग आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का, उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, अब फर्दर आप इसके वही स्टेप्स करवा सकते हो कि इसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, इसकी एसिडिफिकेशन करा सकते हो, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो, तो आपके पास एक डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड कीटोन, जितने हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में फर्दर इसके रिएक्शंस पढ़े थे कि इसकी हम 3 स्टेप इसके करवा के एक्टिव मिथाइलिन के तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसके 3 स्टेप हम करवा के तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अटेन कर सकते हैं। तो वही सारा कुछ जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो नोएंजियल कंडेंसेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में भी हमारे पास जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यही है कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम इससे अटेन करते हैं। मीन जो आपके पास ये प्रोडक्ट बना है ये वाला, इसमें आपके पास ये एक एस्टर ग्रुप जो है आपका, ये बहुत आसानी से रिमूव हो सकता है बाय हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन।
और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स या कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन बहुत आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देनी है जिसमें कि एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा यूज हो रहा है जो कि आपके पास जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है और वो आपका रिएक्ट कर रहा है विद एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और उससे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं सिनेमिक एसिड या ये 2,3 डाई मिथॉक्सी सिनेमिक एसिड या बीटा फ्यूराइल प्रोपियोनिक एसिड, ये सारी प्रोडक्ट्स उसकी आ रही हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ये वन स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास इसकी जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगी, सेकंड स्टेप में वो आपके पास उसकी हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। यहाँ पे ये आपके पास उसी तरह से कीटोन और एल्डिहाइड हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स और आपके पास फर्दर जो है वो उसी तरह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके पास आ रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, जी ये जितने भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं ये सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनको हम डिफरेंट केमिकल्स जो है वो डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में आपके पास यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह से हमने सायानाइड वाले कंपाउंड भी पढ़े थे, मैंने स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं की। सॉरी, नाइट्रिल वाले के एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में हमने नाइट्रिल्स को भी डिस्कस किया था कि अगर नाइट्रिल ग्रुप है वो भी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो उसमें भी अगर सेंटर में CH2 लगा हुआ है तो वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ही होगा। तो इसके एक दो रिएक्शन थे वो मैं स्लाइड में ऐड करके आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, वो भी सेम रिएक्शन मैकेनिज्म तो सेम वही होगा, जस्ट ये कि आपके पास रिएक्टेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड की बजाय आपके पास एक्टिव नाइट्रिल कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को?